हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो होती है उल्टी। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनता है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, प्रकाश के परावर्तक के नियम के अनुसार जो होगा वो हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा सीधा और आभासी होता है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है परितारिका। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, सूर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का गोल दिखता है। तो इसमें गोल ये वर्ड गलत है। कैसा दिखता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चपटा। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। तो दर्पण किस प्रकार का है? तो ये दर्पण होगा समतल दर्पण। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है? वो होता है काल्पनिक। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है लेंस के लिए? तो वो है मिट्टी। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है अपवर्तन। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण होता है अपवर्तन। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसमें जो मोटरसाइकिल होती है उसमें आगे जो दर्पण लगता है तो वो होता है उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश की पुंज की प्राप्ति होती है? तो किस प्रकार के पुंज की प्राप्ति होती है टार्च से? तो वो होती है संसृत प्रकाश पुंज। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और छोटा। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में किसके द्वारा समायोजन की क्रिया होती है? तो वो होती है
सिलेरी पेशियों द्वारा। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। तो आँख की जो पुतली कार्य करती है वो करती है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है वो होता है लाल रंग। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है। तो वो बना होता है टंगस्टन का। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो जो प्रतिरोधकता का मात्रक है वो होता है ओम मीटर। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जनित्र। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसके चश्मे में होता है अवतल लेंस। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगता है। तो दीर्घ दृष्टि वाले दोष के व्यक्ति के चश्मे में लगेगा उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, तेज प्रकाश से पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो पुतली का आकार तेज प्रकाश से कैसा हो जाता है। तो पुतली का जो आकार है उसमें कोई परिवर्तन इसमें से कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो वो हो जाता है छोटा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, सॉरी इसमें भी होगा छोटा। क्वेश्चन नंबर 35 में होगा छोटा। अगला देखेंगे, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। कितनी दूरी तक देख सकती हैं। तो दूर दृष्टि वाले दोष वाले व्यक्ति की जो आंखें हैं वो साफ साफ देख सकती हैं। तो वो देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती हैं और निकट की वस्तुओं को। दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दूर दृष्टि दोष जिसमें होगा तो वो दूर की वस्तुएं तो साफ साफ देख लेगा लेकिन पास की नहीं देख पाएगा। अगला देखेंगे, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु का क्या नाम है। तो उस बिंदु का नाम है अंध बिंदु। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, मानव नेत्र में होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्य किस रंग का दिखाई देता है। तो वो दिखता है लाल रंग का। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो लगभग कितने समय का अंतर होगा। तो इसमें जो अंतर होगा वो होता है लगभग 2 मिनट का। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो इंद्रधनुष जो है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो किस प्रकार का रंग दिखाई देगा वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा काला।
ए पार्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वह होता है रेटिना, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो होता है टेस्ला, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है वो होती है दिष्ट धारा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो व्यावसायिक मोटरों में जो चुंबक का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है विद्युत चुंबकीय, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो ऐसे कौन से भाग हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका हृदय और मस्तिष्क, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो पदार्थ होता है तो वो होता है नरम लोहा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है यूरेनियम की, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा उपयोग की जाती है वो होती है पेशीय ऊर्जा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, ऊर्जा के सभी रूप में अनंतता स्रोत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा सूर्य, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? तो वो है सौर ऊर्जा, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे जो विशाल स्रोत है वो है सौर ऊर्जा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क का उपनाम क्या है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो धातु का उपयोग किया जाता है वो होती है सिलिकॉन, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो सौर सेल जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, रासायनिक ऊर्जा को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में? तो वो है सीएनजी, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण जो अंगक है इनमें से हरित लवक होता है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, प्रकाश इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो दूरी की है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है? तो जो पारसेक इकाई है वो है दूरी की, तो आंसर इसका भी हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है? तो इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है? तो इनमें से जो मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा मात्रक है? तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ए पार्ट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत है। अगला देखेंगे, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो जो दाब का मात्रक होता है वो होता है पास्कल, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बी पार्ट। अगला देखेंगे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई?
तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो लागू हुई थी 1971 में। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो होती है एम्पियर। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति की इकाई है वो है डायोप्टर। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से हम करंट मापते हैं, धारा मापते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो इनमें से कौन सी वेक्टर मात्रा है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बल। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो वो द्रव्यमान है जो सदिश राशि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे अदिश राशि है। तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें से जो अदिश राशि है वो है ऊर्जा। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि है संवेग। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था न्यूटन ने। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल होती है दाब की इकाई। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो वो है स्टील। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग सबसे नज़दीक है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1/6 के नज़दीक है। अगला देखेंगे आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्कमिडीज का जो नियम है वो है प्लवन का नियम। सी पार्ट आंसर हो जाएगा, प्लवन के नियम से संबंधित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई है। तो श्यानता की कौन सी इकाई होती है? तो जो श्यानता की इकाई होती है वो पॉइज होती है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे दूध से क्रीम बनाने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम बनाने पर जो बल लगता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे चाबी भरी घड़ी कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो ये होता है कम घनत्व, मतलब बी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका घनत्व का कम होना। अगला देखेंगे वस्तु की मात्रा बदलने को क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की जो मात्रा बदली जाती है तो उससे उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे
जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था इससे संबंधित? तो वो है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इनमें से कौन सी राशि ऐसी है जो सदिश नहीं है? तो इनमें से जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम जो मापता है वो मापता है तरंग दैर्ध्य। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किसने पिघला दिया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डेवी ने। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण? तो उस वैज्ञानिक का नाम है रामफोर्ड। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का क्या कारण है? तो इस घटना का जो कारण है वो है पृष्ठीय तनाव। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इनमें से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व होता है पेट्रोल का। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, बार्नौली प्रमेय आधारित है। तो बार्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो बार्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।